हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। आपने बहुत सारे ट्रांसफ्यूजन्स किए होंगे, पर ट्रांसफ्यूज़न करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी चलेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की तरफ, और ये है पहला पॉइंट, ब्लड कंपैटिबिलिटी। यानी कंपैटिबिलिटी क्या होता है कि हम किस ग्रुप को किस ग्रुप के साथ दे सकते हैं, उसे ही बोलते हैं। प्रोसेस का नाम आप सुने होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? तो ये एक इनहेरिटेड प्रोटीन है जो कुछ RBC में पाया जाता है, कुछ में नहीं भी पाया जाता है। तो आप ऐसा समझिए कि एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन सरफेस ऑफ RBC, इसको हम RH फैक्टर बोलेंगे। इफ़ योर ब्लड हैज़ द प्रोटीन यू हैव पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। अगर आपके पास आपके ब्लड में प्रोटीन है तो उस ग्रुप को RH पॉजिटिव कहेंगे। अगर नहीं है, इफ़ योर ब्लड डज नॉट हैव द प्रोटीन यू हैव अ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। अब ये क्या होगा भाई? तो RH या तो नेगेटिव होगा, नहीं तो पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव के साथ क्या कंडीशन है कि RH ओनली कंपेटिबल विथ निगेटिव, यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप को क्या चाहिए भाई? तो निगेटिव ब्लड ग्रुप ही चाहिए। और यदि रिसीवर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। अब आइए कुछ चीज़ों को हम ध्यान देते हैं, जिसे हम यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। डोनर की बात करें तो O निगेटिव जो है वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। और AB पॉजिटिव है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, यानी किसी का भी ब्लड वो ले सकता है। कौन? AB पॉजिटिव। और O नेगेटिव जो है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। यहाँ देखिए, अगर ब्लड ग्रुप का O पॉजिटिव है तो सिर्फ और सिर्फ आप किसको दे सकते हैं? O पॉजिटिव को दे सकते हैं। अगर ब्लड ग्रुप आपका O नेगेटिव है तो आप ब्लड दे सकते हैं किसको? O पॉजिटिव को और O नेगेटिव को। अगर आपका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है तो आप सिर्फ और सिर्फ को किसको किसको दे सकते हैं? A पॉजिटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो आपका कौन कौन ले सकता है? तो आपका ब्लड ग्रुप सिर्फ ले सकता है A पॉजिटिव ले सकता है और AB पॉजिटिव ले सकता है। ठीक है, आपका अगर ब्लड ग्रुप A नेगेटिव है तो A पॉजिटिव भी ले सकता है, A नेगेटिव भी ले सकता है, AB पॉजिटिव भी ले सकता है और AB नेगेटिव भी ले सकता है। इस पूरे चार्ट से आप समझ सकते हैं। ऊपर वाले कॉलम में आपको डोनर ब्लड ग्रुप टाइप दिया है जो देने वाले हैं, और रिसीवर का यहाँ पे बना हुआ है कि कौन कौन ग्रुप वाले जो हैं वो आपका ब्लड ले सकते हैं। ठीक है, अब करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए या पर्पस क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, यानी ब्लड प्रोडक्ट का टाइप क्या क्या है। तो आपको पता है कि होल ब्लड होता है, पैक्ट्स रेड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट होते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, और एक और होता है जिसको हम कार्योपिटेट भी बोलते हैं। होल ब्लड जो है इसका पर्पस क्या है भाई? तो रिप्लेस RBC, WBC, प्लेटलेट एंड प्लाज्मा को रिप्लेस करता है। इंडिकेशन क्या है? तो एक्यूट ब्लड अगर किसी का लॉस हुआ है तो उस कंडीशन में हम किसकी तरफ जाते हैं? होल ब्लड की तरफ जाते हैं। और पैक्ड रेड ब्लड सेल कब होता है? जब RBC को रिप्लेस करना हो, यानी एनीमिया हो या एक्टिव GI ब्लीड हुआ हो, उस कंडीशन में उसका उपयोग करते हैं। प्लेटलेट का उपयोग कब करते हैं? ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने में, यानी अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ हो उस कंडीशन में हम प्लेटलेट को यूज़ करते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा क्या है? रैपिड वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसी अगर किसी में है तो उस कंडीशन में हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का यूज़ करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर डिफिशियंसीज है DIC है, वारफारिन, इबोला, इस कंडीशन में। और एक लास्ट वाला जो है कार्योप्रेसिपिटेट जो है, ये रिप्लेस करता है फाइब्रिनोजन को और अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिप्लेस करता है। यानी किसी को हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करता है। तो इस कंडीशन में हम इसका उपयोग करते हैं। अब आता है कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस क्या क्या होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो तो सबसे बड़ा डर रहता है कि आपको रिएक्शन क्या क्या होंगे और किन किन बिंदुओं पर हमको ध्यान रखना होगा। तो पहला है हीमोलाइटिक रिएक्शन, दूसरा है सेप्टिक रिएक्शन, तीसरा है आपका फेब्राइल रिएक्शन, चौथा है एलर्जिक रिएक्शन, और
उसके बाद है सर्कुलेटरी ओवरलोड, ठीक है। फिर हम आपके एक्शन भी बताएंगे और क्या क्या करने होंगे वो भी बताएंगे। तो हेमोलाइटिक में क्या है कि इम्यून सिस्टम इज़ किलिंग डोनर आरबीसी। बॉडी में एक इम्यून सिस्टम काम करता है जो हर किसी के बॉडी में पाया जाता है। वो चाहता है कि बाहर से क्या मेरे बॉडी में इंटर कर गया, उसके अगेंस्ट वो फाइट करना शुरू करता है। और अगर हम ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में हीमोलाइटिक होना शुरू हुआ, तो ये सारी चीज़ें विदिन 15 मिनट में हो जाती है। आप जब भी ब्लड किसी को ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो आप 15 मिनट एटलीस्ट वहाँ रहें एकदम। तो इसका साइन सिम्टम है कि लो बैक पेन शुरू होगा, फर्स्ट साइन सिम्टम है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है इसको, ठीक है। फर्स्ट है कि लो बैक पेन शुरू होगा, चिल्स होगा यानी उन्हें ठंडा लगा, और ट्रेकिकार्डिया होगा। ट्रेकिकार्डिया आपको पता है ना, ये हार्ट रेट इंक्रीज के टर्म को हम बोलते हैं टेकिकार्डिया, ठीक है। एक ब्रेडिकार्डिया भी होता है जब हार्ट रेट लो होता है, तो यहाँ हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। यानी 3 चीज़ें मिलेगी, जिसमें पहला साइन सिम्टम होगा क्या दिखेगा कि लो बैक पेन पेशेंट बताया कि भाई मुझे बैक में दर्द होना शुरू हुआ है। दूसरी बात करें, सेप्टिक की बात करें, तो कहता है कि ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड। अगर ब्लड में किसी तरह का इन्फेक्शन है जिसके चलते पेशेंट सेप्टिक शॉक में जा सकता है। इसके साइन क्या आएंगे, रैपिड ऑनसेट अपसिस, अचानक से उस व्यक्ति को क्या होगा, ठंड लगना शुरू होगा, हाई फीवर चला जाएगा, टेकिकार्डिया हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आएंगी आपको सेप्टिक में। उसके बाद है फेब्राइल, क्या है, तो रिसिपिएंट आरबीसी रिएक्टिंग टू डोनर आरबीसी, यानी जिसका हम ब्लड लिए हैं और इसको दे रहे हैं उसमें रिएक्शन कर गया, तो उस कंडीशन में इंक्रीज द टेम्परेचर 1 सेल्सियस फ्रॉम बेस लाइन। जितना नॉर्मल टेम्परेचर उस व्यक्ति का है उससे 1 डिग्री क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्लशिंग हो जाएगा, चेहरा एकदम तमतमाया, चिल्स आएगा, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक है, एलर्जिक में लगभग वैसे ही है, प्लाज्मा प्रोटीन आपस में फाइट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जिसमें फ्लशिंग है, रसेस हैं, आइब्स है और ईचिंग जैसे शुरू होते हैं सिम्टम। उसके बाद है सर्कुलेटरी ओवरलोड, क्या है, तो ड्यू टू रैपिड ट्रांसफ्यूजन, यानी जल्दी से ट्रांसफ्यूज करने के चलते क्या होता है, डिप्सनिया हो सकता है, या क्रैकल्स और रैसेस हो सकता है, या जेवीडी भी हो सकता है। तो ये सारे आपके रहे ट्रांसफ्यूजन के टाइप। अब देखिए आपका नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए अगर ये ऐसा कुछ इसमें से किसी भी तरह का रिएक्शन अगर आपको दिख रहा है। फर्स्ट काम आपको यही करना है कि स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, यानी जितना जल्दी हो सके ट्रांसफ्यूजन को क्या करना है, रोक देना है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछता है कि अगर ट्रांसफ्यूजन हम कर रहे हैं उस कंडीशन में अगर रिएक्शन होता है तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए या फिर फीवर टेम्परेचर की गोली देनी, मतलब अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आपका आंसर हमेशा रहना चाहिए कि इमीडिएटली क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आएगा, चेंजिंग IV ट्यूबिंग एंड रन NS वाइड ओपन, पूरे NS को खोल देंगे और उससे क्या कर देंगे, फ्लश करेंगे। तीसरा है नोटिफाई द फिजिशियन ब्लड बैंक, फिजिशियन को बताएंगे और ब्लड बैंक को भी इन्फॉर्म करेंगे। चौथा है कि हैव इमरजेंसी मेडिकेशन भी रेडी रखना होगा। एवेल्डेक्सोन आप रखते ही हैं, इसके अलावा भी अगर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आपको अपडेट रखना है। ये हुई आपकी रिएक्शन से बातें। और इसमें हम क्या क्या पढ़ सकते हैं भाई, स्टार्टिंग है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टार्टिंग में क्या क्या आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है। देखिए 8 चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। पहला है कि वेरीफाई द पेटेंसी ऑफ लाइन, भाई जो जिस लाइन से आप देना चाहते हैं वो पेटेंट है नहीं, ब्लॉकेज है या फिर क्या है, उसको ध्यान में रखेंगे हम। दूसरा है कि वेरीफाई कॉन्सेंट साइन बाय पेशेंट और POA, यानी पेशेंट के अटेंडेंट है या पेशेंट है उनसे आपको एक कॉन्सेंट सिग्नेचर करना होगा कि भाई हम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं। तीसरा है कि वेरीफाई ब्लड प्रोडक्ट एंड पेशेंट आइडेंटिफाई विद इन 2 RN, यानी 2 रजिस्टर्ड नर्स जो हैं वो इनको वेरीफाई करेंगे। अगला है चौथा कि टेक फुल सेट ऑफ वाइटल साइंस प्रायर टू स्टार्टिंग ट्रांसफ्यूजन के जस्ट पहले वाइटल्स पैरामीटर लेना चाहिए, एकदम मस्ट है कि उसके सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं या नहीं है। पांचवा है कि स्पाइक ब्लड और ब्लड ट्यूबिंग स्टार्ट इन्फ्यूजन स्टार्ट स्लो, शुरुआती में एकदम बिल्कुल स्लो रखेंगे विद इन 15 मिनट। मस्ट स्टे विद इन पेशेंट द फर्स्ट 15 मिनट, देखिए लाइन बार बार आ रहा है कि 15 मिनट तक हमको कहीं नहीं हिलना है, वहीं पर रहना है। मस्ट एट रिस्क फॉर द रिएक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 मिनट्स और ट्रांसफ्यूजन, यानी जो भी रिएक्शन होना होगा वो 15 मिनट के अंदर ही हो गया रहेगा। उसके बाद है कि रिलीजेस वाइटल्स आफ्टर 15 मिनट मार्क, जैसे ही 15 मिनट बीता है फिर से हम लेंगे। कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल्स एवरी 30 मिनट टू 1 आवर ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन बेस्ड ऑन द फैसिलिटी प्रोटोकॉल, जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग से लेते हुए हमें बार बार उसका मॉनिटर करना
होगा कि वाइटल्स कैसा रह रहा है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स रहे जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, कुछ चीज़ें और है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैक्ट क्या है। कह रहा है कि कैन ओनली बी स्टार्टेड बाय आयरन, भाई कोई रजिस्टर्ड नर्स ही इसको शुरू कर सकते। ओनली नॉर्मल सलाइन कैन बी यूज विथ ब्लड, ब्लड के साथ सिर्फ और सिर्फ हम नॉर्मल सलाइन ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कभी नहीं। टाइप एंड स्क्रीन इन गुड फॉर 72 आवर्स का यूज, ब्लड मस्ट बी स्टार्टेड विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम टाइम पिक अप फ्रॉम द ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक से जैसे ही ब्लड पिकअप हुआ विद इन 30 मिनट ब्लड स्टार्ट हो जाना चाहिए। ब्लड मस्ट बी स्टार्ट ट्रांसफ्यूज विद इन 4 आवर्स ऑफ स्टार्टिंग, और पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का टाइमिंग क्या है, 4 आवर्स, 4 घंटे में ट्रांसफ्यूजन आपका समाप्त हो जाना चाहिए। इसके साथ ही ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी समाप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए धन्यवाद।